में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना अब डराने लगी है। शहर के कई इलाकों में कई कई फुट पानी भर गया है। सड़क से लेकर मेट्रो और स्कूल कॉलेज से लेकर दफ्तरों तक हर जगह पानी ही पानी है। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से राजधानी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यमुना का जलस्तर 208 मीटर को पार कर चुका है। ऐसे में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना में प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। इन इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। यमुना बाजार, मजनू का टीला, निगम बोध घाट, मोनेस्ट्री, वजीराबाद, गीता कॉलोनी और शाहदरा एरिया पानी की मार से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यमुना नदी के किनारे बसे निचले इलाकों से 16,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं वजीराबाद, ओखला और चंद्रावल के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं। इससे राजधानी के कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत हो सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचे और अधिकारियों से बात करके हालातों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 4 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है जब यमुना का जलस्तर इस स्तर पर पहुंच गया हो। उन्होंने बताया कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मशीनों में पानी भरने के चलते 3 प्लांट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। पानी उतरने के बाद ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को चालू किया जाएगा। ऐसे में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि राजधानी पर पड़ा पानी की मार का असर मेट्रो के संचालन पर भी देखने को मिल रहा है। यमुना में बढ़े हुए जलस्तर के चलते यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। वहीं बाद में मेट्रो की एंट्री और एग्जिट को भी बंद कर दिया गया। हालांकि मेट्रो का संचालन चालू रहा, वहीं राजधानी की सड़कों पर भी पानी की वजह से जाम की स्थिति नजर आई। हर जगह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पानी की चपेट में आए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकालने का काम भी लगातार जारी है। राजधानी में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही लोगों के लिए 2,700 राहत शिविर लगाए गए हैं। हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के चलते यमुना का जल स्तर 45 साल का रिकॉर्ड तो पहले ही तोड़ चुका है। लिहाजा प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूलों को तुरंत प्रभाव से बंद कराने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि खतरा अभी टला नहीं है। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घरों से ना निकलें। भारी बरसात के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और अब मैं फरीदाबाद की अगर बात करूं तो हम इस समय बसंतपुर इलाके में खड़े हुए हैं फरीदाबाद के में, और ओखला बैराज से पानी जो है छोड़ा गया है, जिसकी वजह से तमाम जो एरिया है यहाँ पर जो है पानी भर चुका है। आप देख सकते हैं कि सामने जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही हैं वो नोएडा है, और दूसरी तरफ ये अपना हरियाणा लग जाता फरीदाबाद है, और ठीक बीच में यहाँ से यमुना नदी बह रही है, जिसका पानी तमाम जो घरों तक पहुँच चुका है। और करीब 10,000 से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर इस पानी की वजह से प्रभावित हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पानी में से किस तरीके से जो है लोग अपना सामान और अपने बच्चों को लेकर निकलते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। करीब 10,000 लोग यहाँ पर प्रभावित हुए हैं इस यमुना के पानी की वजह से। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी ड्यूटियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो। और लगातार पुलिस इस बात पर भी नज़र बनाए हुए है कि कोई व्यक्ति किसी मकान के अंदर ना हो। तमाम मकानों की चेकिंग करके यहाँ से उनको बाहर निकाला जा रहा है। तमाम सामान के साथ तमाम जो लोग हैं यहाँ पर रह रहे थे वो अब यहाँ से कूच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफ़ी मुसीबत भरी ये बरसात रही है। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो यमुना है उसका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, और अभी भी ये इनकी चिंता है जो वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी और भी पानी पीछे से छोड़ा जा सकता है, जिसकी वजह से इनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। कहीं ना कहीं लगातार जल भराव के कारण लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह से रहना उचित नहीं है, क्योंकि तमाम तरह के जो पानी के अंदर जो कीड़े होते हैं वो यहाँ लोगों तक पहुँच रहे हैं, घरों में घुस चुके हैं, और कहीं ना कहीं उसी की वजह से लोग यहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझ रहे। तमाम लोग अपना सामान उठा कर ला रहे हैं और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो सामने रोड है, रोड पर वो लोग सामान रखकर यहाँ जो है खड़े हुए हैं और यहाँ से
कहीं दूसरी जगह अपना जो घर बसाने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ रहना उचित नहीं है और तब तक शायद ये लोग किराए पर रहेंगे या कहीं और जाएंगे, ये भी इनके लिए एक चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी लगातार कवायद कर रहा है और डीसी विक्रम सिंह की अध्यक्षता में लगातार तमाम जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी आखिर कब तक इनको इस जल भराव की समस्या से राहत मिल पाएगी और लोग अपने घरों को वापस लौट पाएंगे। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। देश का दिल और देश की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली की अगर आप हालत देखेंगे तो आज वो पानी पानी हो रखी है। हर जगह आपको यही नजर आएगा कि पानी ही पानी है। हालात बहुत ज्यादा बुरे नजर आ रहे हैं। आप अगर बात करेंगे खासतौर पर यमुना नदी से सटे हुए क्षेत्रों की, तो वहां पर आपको सिर्फ यही तस्वीरें नजर आएंगी जो हम अपने कैमरे के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय की अगर बात करेंगे तो इस समय हम हैं विजय घाट पर और ये जो रोड है, ये रोड है, पानी नहीं है केवल, ये कोई नदी नहीं है, कोई नाला नहीं है, ये रोड है और ये रोड जाता है सीधा कश्मीरी गेट के लिए। और कश्मीरी गेट के लिए ये रोड बहुत ज्यादा चलता हुआ था, बहुत ज्यादा यहाँ पर हम देखते थे कि गाड़ियां चाहे वो सुबह हो या शाम हो चलती रहती थी, लेकिन आज के समय में आपको यहाँ पर पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। और जो यहाँ की पुलिस है उसकी तरफ से भी इस रोड को बंद कर दिया गया है। यमुना की अगर आप बात करेंगे तो यमुना इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हालात बुरे नजर आ रहे हैं। और जब हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं तो हमें पता चला कि हालात जितने देखने को मिलते हैं उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। लोग परेशान हैं। ये सिर्फ विजय घाट का हाल नहीं है, लाल किले के पीछे के हिस्से पर आप जाएंगे, लाल किले की तरफ आप जाएंगे, कश्मीरी गेट जाएंगे आप, इसके अलावा आप जाएंगे यमुना बाजार और आरटीओ की तरफ, तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको दिल्ली पानी पानी नजर आएगी। और ये पानी पानी यहां पर सिर्फ दिल्ली नहीं है, पानी पानी यहां पर प्रशासन के दावे भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हालात इस तरह के नहीं होते अगर थोड़ा पहले आप अलर्ट हो जाते। तो दिल्ली में हालात बहुत ज्यादा खराब है। अगर आप दिल्ली में होकर निकल रहे हैं तो बेहतर है कि यहाँ पर चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो या प्रशासन हो या फिर दिल्ली सरकार की एडवाइजरी हो, उनको जान ले, पढ़ लें अच्छी तरह से, तभी दिल्ली से बाहर निकले। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ मैं विनय चौधरी, हरियाणा न्यूज। हरियाणा प्रदेश अब बरसात की मार झेल रहा है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अब राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता दी है। राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 216.80 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दी गई है और हरियाणा में अब जल भराव होने के कारण 10 लोगों की भी मौत हो चुकी है। भारी बारिश से हरियाणा में मची तबाही के बीच केंद्र सरकार ने राज्य को बड़ी राहत दी है। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के तहत हरियाणा को 216 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने हरियाणा के साथ ही बाढ़ की मार झेल रहे कई अन्य राज्यों के लिए भी आर्थिक मदद का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात कर प्रदेश में बने हालातों की जानकारी दी थी। इस बैठक में उन्होंने राज्य में बारिश से हुए नुकसान को लेकर प्रधानमंत्री को अवगत करवाया था। हरियाणा ने भी सीएम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। आपको बता दें कि अब तक राज्य के 13 जिलों में यमुना का पानी घुस गया है। सूबे के 240 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। धीरे धीरे यमुना का पानी अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। इससे 5 अन्य जिलों में खतरा बढ़ गया है। जींद, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल, सिरसा जिले इसमें शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हवाई सर्वेक्षण के बाद इन जिलों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दे चुके हैं। बाढ़ और जलभराव से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। सीएम मनोहर लाल ने आपदा में जान गंवाने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपए सहायता राशि देने और मकानों की मरम्मत के लिए सहायता राशि देने की घोषणा की है। यमुनानगर समेत 13 जिलों को जलभराव करके यमुना का पानी अब आगे बढ़ा है। राज्य के 5 जिलों को अब अलर्ट पर रखा गया है। फरीदाबाद, सिरसा, जींद समेत तमाम जगहों को अलर्ट पर रखा गया है। अब केंद्र सरकार द्वारा जारी राहत जो दी गई है, अब वो कितना इन पर मरहम लगाने का काम करती है। उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से ओम प्रकाश चौटाला के चुनाव लड़ने की खबर अब करीब करीब पक्की होती जा रही है। अभय चौटाला के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का भी बयान सामने आया है और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अगर पार्टी उन्हें उचाना से टिकट देती है तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। जींद जिले की उचाना सीट को लेकर बीरेंद्र सिंह और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच चल रही खींचतान में अब पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की भी एंट्री हो गई है। इनेलो सुप्रीमो पोते दुष्यंत चौटाला के खिलाफ उचाना कला से चुनाव लड़ेंगे।
अभय चौटाला द्वारा दिए गए एक बयान के बाद अब खुद ओम प्रकाश चौटाला ने भी कह दिया है कि अगर पार्टी टिकट देगी तो वे यहां से चुनाव जरूर लड़ेंगे। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला द्वारा उचाना में कराए गए विकास कार्यों को लेकर पूछे गए सवाल पर ओपी चौटाला ने गठबंधन सरकार को जमकर निशाने पर लिया। ये तो पार्टी तय करेगी कि उचाना से कौन लड़ेगा। अगर पार्टी मुझे लड़ने के लिए कहेगी तो मैं लड़ूंगा। आपका पोता वहाँ से दुष्यंत चौटाला विधायक है, तो क्या कहना, विकास कार्य नहीं करवा पा रही इस प्रकार का सरकार? कि मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं देख रहे हैं कि उन लोगों के कहने से कुछ काम नहीं होते। गठबंधन टूटने के कगार पर है, ये आपस में लट्ठम लट्ठा हो रहे हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह को महिला द्वारा थप्पड़ मारने के सवाल पर ओपी चौटाला ने कहा कि जनता तो इतनी परेशान है कि मुख्यमंत्री के हलके में उनका हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने देती। उन्होंने कहा कि अब जनता बदलाव का मन बना चुकी है। इस बार कमेरों की सरकार बनेगी और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हवाई जहाज को लोगों ने उतरने नहीं दिया, चुने हुए एमएलए को गांव में घुसने नहीं दे रहे। 100% लोग जो है वो इसमें परिवर्तन में शामिल हैं। निश्चित रूप से हालात बदलेंगे, कमेरे इस देश के राज भाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बनती है। और अगर ऐसा होता है तो एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां दादा ओपी चौटाला और पोता दुष्यंत चौटाला दोनों आमने सामने होंगे। 35,400 रुपए पे स्केल की मांग को लेकर सरकारी विभाग के क्लर्क लंबे समय से, लगभग एक सप्ताह से अधिक समय से हड़ताल पर बैठे हैं। इसको लेकर आज पहली बार प्रदर्शनकारी क्लर्क के एक डेलीगेशन और सरकार के बीच बातचीत हुई, लेकिन बहुत देर तक चली इस बैठक के बावजूद मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। हरियाणा के करीब 98 विभागों और 138 बोर्ड निगमों में कार्यरत हजारों क्लर्क वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर 5 जुलाई से हड़ताल पर है। उनके आंदोलन से प्रदेश में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। क्लर्कों की मांग है कि उनका ग्रेड पे 19,900 रुपए से बढ़ाकर 35,400 रुपए किया जाए। बता दें कि इस मांग के साथ पंचकुला और चंडीगढ़ मुख्यालय के क्लर्क भी आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। इस बीच सरकार ने क्लर्कों को पहली बार बातचीत के लिए निमंत्रण दिया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव के साथ क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई। बैठक में क्लर्कों की तमाम मांगों को लेकर बात हुई। बैठक को लेकर जानकारी देते हुए जवाहर यादव ने बताया कि मीटिंग में क्लर्क एसोसिएशन की तमाम मांगों पर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह भी इसी तरह की एक और बैठक की जाएगी। सरकार की तरफ से पहली बार डेलीगेशन का हम लोगों से मिलना हुआ और उनके मुद्दों को समझा, जो अपनी बात कहना चाह रहे थे। कुछ उनके मन में था, तनख्वाह को लेकर, सैलरी लेकर कुछ विसंगतियाँ थी और कुछ उनके बिंदु थे। आज का पहला दिन तो केवल उनके मुद्दे क्या है, उनकी मांग क्या है, उसके समझने में हमने लगाया है। अब आगे इसके लिए जल्दी एक मीटिंग दोबारा अगले सप्ताह वीरवार या शुक्रवार को करने की बात हुई है। उससे पहले जहाँ जहाँ हमने आपस में कुछ विषय पे विचार विमर्श करना है वो करेंगे। हमने उनसे एक आग्रह भी किया है कि इस समय कुछ राज्यों में प्राकृतिक आपदा का संकट आया हुआ है, तो ऐसी प्राकृतिक आपदा के संकट के समय उनको अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए और वो जिस स्थान पे उनकी ड्यूटी है उसके कर्तव्य का निर्वाह उनको करना है। बता दें कि क्लर्कों ने अपनी सैलरी 19,900 रुपए से बढ़ाकर 35,400 रुपए करने की मांग को लेकर सरकार को 4 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया था। मांगे नहीं माने जाने पर क्लर्कों ने 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। सभी सरकारी विभागों के क्लर्कों ने पेन डाउन स्ट्राइक की शुरुआत करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। एक सप्ताह से अधिक समय की हड़ताल के बाद अब वार्ता का दौर शुरू हुआ है। देखना होगा कि दूसरी बैठक में प्रदर्शनरत क्लर्कों की मांगों को लेकर क्या सहमति बनती है। वहीं मुख्यमंत्री के ओएसडी ने बताया कि बैठक सकारात्मक रही। सरकार ने प्रदर्शनकारी की हर मांग को ध्यान से सुना है। वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए एक और बैठक का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारियों की हड़ताल को समाप्त करके जल्द ही लौटने के लिए अपील की है। एक दिन पहले ही किसान सलाहकारों पर लाठीचार्ज करने के बाद आज सीएम नीतीश कुमार की पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी। आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारों के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज में घायल होकर जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह ने दम तोड़ दिया।
टीचर्स की नियुक्ति के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में हंगामा होने के बाद राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दौड़ाकर पीटा गया। पुलिस पिटाई में कई नेता और कार्यकर्ता घायल हुए। इतना ही नहीं, सिर में चोट लगने से जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत भी हो गई। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हालांकि पुलिस की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस ने महाराजगंज सांसद जनार्दन सिग्रीवाल को भी लाठी से पीटा और धक्का दिया। इसमें वो घायल हो गए। उनके सिर और चेहरे पर चोट आई है। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा, उनके ऊपर भी लाठियां बरसाई गई। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया। नड्डा ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पटना में हुआ लाठीचार्ज राज्य सरकार की नाकामी और बौखलाहट का परिणाम है। महागठबंधन की सरकार करप्शन के किले को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है। जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, उसको बचाने के लिए बिहार के सीएम अपनी नैतिकता भूल गए। दरअसल डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया था। जब वो नहीं माने, पहले वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई, फिर आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने दौड़ाकर पीटा है। पुलिस ने पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के साथ भी कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस सभी को बस में भरकर ले गई। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस के एक्शन के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर पत्थरबाजी की, पुलिस पर मिर्ची स्प्रे से हमला किया। इस तरह शिक्षकों के मुद्दे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का पैदल मार्च जंग का मैदान बन गया। अब विपक्षी बीजेपी नीतीश सरकार पर लगातार जमकर हमलावर है। ग्रेटर नोएडा के गैलेक्सी प्लाजा मॉल की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से ही छलांग लगानी पड़ी। तकरीबन 25 से 30 फीट की ऊंचाई से कूदने के कारण 3 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र की गौर सिटी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गैलेक्सी प्लाजा की तीसरी मंजिल में आग लग गई। आग लगते ही पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से बाहर भागे, लेकिन इस बीच एक युवती समेत 3 लोग तीसरी मंजिल पर ही फंस गए। धुआं बढ़ने से वे इतने घबरा गए कि बिल्डिंग का शीशा जान बचाने के लिए बाहर लटक गए। कुछ देर लटकने के बाद जब कोई मदद नहीं मिली तो तीनों एक के बाद एक नीचे कूद गए। करीब 25 से 30 फीट की ऊंचाई से गिरने की वजह से तीनों को गंभीर चोट आई है। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कवायद शुरू की गई। तीसरी मंजिल में लगी आग को बुझाने में दमकल कर्मियों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। धुआं बाहर निकालने के लिए फायरमैन ने बिल्डिंग के कई शीशे तोड़ दिए। बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल पर स्थित एनिमेशन का काम करने वाले स्टूडियो के दरवाजे पर एक ही एसी लगा हुआ था। एसी में आग लगी और लकड़ी के दरवाजे के जरिए पूरी स्टूडियो में फैल गई। स्टूडियो पूरी तरह से जल चुका है। वहाँ आसपास की दुकानों को भी काफी नुकसान हुआ है। मॉल की तीसरी मंजिल पर लगी भीषण आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की तरफ से 5 गाड़ियां भेजी गई। 5 गाड़ियों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि लोगों को बाहर निकालने और धुएं को निकालने के लिए कांच से लगे शीशों को भी तोड़ना पड़ा। हालांकि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। चंद्रयान 2 की आंशिक असफलता के बाद अब भारत चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए तैयार है। लॉन्चिंग का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। शुक्रवार दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा की शुरुआत करेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्टेशन में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शुक्रवार दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की जाएगी। लॉन्चिंग के लिए अपग्रेडेड बाहुबली रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी तैयार है। लॉन्चिंग मशीन की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिक तिरुपति वेंकट चलपति मंदिर पहुंचे। इस दौरान वैज्ञानिक पूजा के लिए चंद्रयान 3 का मिनिएचर मॉडल भी अपने साथ लेकर आए थे। Chandrayaan 3 launch is happening tomorrow at 2:35 p.m. Our very strong rocket, big rocket LVM-3 in its fourth flight mission is going to launch Chandrayaan 3. So Chandrayaan 3 will start its journey after the launch tomorrow. So it will reach around Earth, then it will travel towards Moon slowly over the next 1 month. Then we are hoping that everything is all right. Then it will reach and land on the moon on August 23rd onwards, any day. बता दें कि चंद्रयान 24-25 अगस्त को चांद पर उतरेगा। लैंडिंग के बाद अगले 14 दिन रोवर लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री में घूमेगा।
और कई परीक्षण करेगा। रोवर के चलने से पहिए के जो निशान चंद्रमा की सतह पर बनेंगे, उनकी तस्वीर भी लैंडर भेजेगा। खास बात यह है कि भारत चंद्रमा पर राष्ट्रध्वज पहुंचाने वाला चौथा देश तो बनेगा ही, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंचने वाला पहला देश बनने का गौरव भी भारत को हासिल होगा। ये वही इलाका है जहां चंद्रयान 1 के दौरान मून इम्पैक्ट प्रोब छोड़ा था और इसरो ने पानी होने का पता लगाया था। यही चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी। 2019 में चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता के बाद 4 साल में इसरो ने लगातार ऐसे परीक्षण किए जिनसे चंद्रयान 3 की हर संभावित खामी से निपटा जा सके। मसलन फेल होने पर क्या होगा और हल या विकल्प क्या हो सकते हैं, इसे लेकर भी वैज्ञानिकों की टीम द्वारा कई साल तक लगातार काम किया गया है। बहरहाल जब चंद्रयान भारत को छोड़कर चांद की यात्रा के लिए रवाना होगा तो पूरे विश्व की नजरें भारत की ओर होंगी। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने का जिम्मा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 के कंधों पर है। बताया जा रहा है कि 1 महीने से अधिक का सफर तय करने के बाद चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचेगा और 24 से 25 अगस्त को इसकी लैंडिंग होगी। भारत ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए फ्रांस पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि 14 जुलाई को बेस्टिल डे परेड होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर फ्रांस पहुंच गए हैं। यहां प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने उन्हें रिसीव किया। पेरिस के एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री 14 जुलाई को फ्रांस के नेशनल डे यानी कि बेस्टिल डे पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट हिस्सा लेंगे। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न से मुलाकात करेंगे। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन मोदी के लिए अपने ऑफिशियल घर यानी कि एलसी पैलेस में प्राइवेट डिनर भी होस्ट करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। डिफेंस सेक्टर के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को बेहद खास माना जा रहा है। इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच राफेल M लड़ाकू विमान को लेकर डील होने की संभावना है। दरअसल भारत अपनी नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल M यानी कि मैरीटाइम लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले भी प्रधानमंत्री 5 बार फ्रांस जा चुके हैं। साल 2015 में एक आधिकारिक यात्रा के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भी हिस्सा ले चुके हैं। इसी प्रकार साल 2017, 19 और 22 में भी प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान सुरक्षा को लेकर फ्रांस के साथ बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा राफेल को लेकर भी प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ उचित रणनीति पर बातचीत कर सकते हैं।